क्या कह रहा है सट्टा बाजार? बंगाल में इस बार किसकी सरकार? जी हाँ, हमारे आसपास कई बार बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन हमारा ध्यान अक्सर वहाँ पहुँचता नहीं है। धीरे धीरे दुनिया भर में हर छोटी बड़ी चीज़ में सट्टा प्रवेश करता जा रहा है। चाहे आप तमाम तरह के खेलों को ले लीजिए, भारत में विशेषकर आईपीएल को ले लीजिए, पता नहीं चलता कि आईपीएल की वजह से सट्टा है कि सट्टा की वजह से आईपीएल है। न जाने कितने सारे सट्टा खेलने वाले ऐप भी आ गए। दुनिया में होने वाले युद्धों को ले लीजिए या फिर चुनाव को ले लीजिए, सट्टा खेलने वाले और खेलवाने वाले हर जगह एंट्री मार चुके हैं और चुनाव में तो सट्टा को लेकर लोग माहौल का अंदाजा भी लगाने लगते हैं। हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के चुनाव को देखते हुए अगर हम सट्टा बाजार की बात करें तो पता चलता है कि माहौल वहां भी गर्म है। विशेषकर पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग के पहले सट्टा बाजार कुछ और कहानी बता रहा था और फर्स्ट फेज यानी 23 अप्रैल को वोटिंग के तुरंत बाद पूरी कहानियां पलट गई। कैसे बदली, कितनी बदली और क्यों बदली, उस पर तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही बात करेंगे कि कैसे बंगाल का चुनाव पूरे के पूरे भारतीय चुनावी राजनीति और लोकतंत्र का भविष्य तय करने वाला है। उधर गुजरात में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक नए लेवल की तानाशाही नजर आ रही है। यानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी में सेंध लगाने के बाद भाजपा ने गुजरात के छोटे छोटे चुनाव में भी आपको यानी आम आदमी पार्टी को लपेटना शुरू कर दिया है। क्या क्या आरोप लग रहे हैं उन सबको देखेंगे। वीडियो एकदम जबरदस्त होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ जो हुआ है उसको जान लेते हैं। दरअसल गुजरात में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं। 15 नगर निगम, 84 नगर पालिका, 34 जिला पंचायत और 260 तालुका पंचायत में रविवार को चुनाव होने वाले थे आज के दिन। मगर इससे ठीक एक दिन पहले गुजरात में आम आदमी पार्टी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। ये आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। इनका कहना है कि राजनीतिक दबाव में यानी भाजपा के दबाव में इन कंपनियों ने हमारा सोशल मीडिया हैंडल 2 प्लेटफॉर्म से हटा दिया। गुजरात की आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ईसुदन गढ़वी का कहना है कि पिछले 28 दिनों में सोशल मीडिया पर 8 करोड़ से भी ज्यादा हमारी रीच हुई थी। इतनी बड़ी लोकप्रियता देखकर भाजपा डर गई और अकाउंट बंद करवा दिया। आम आदमी पार्टी के गुजरात के फेसबुक पेज पर 7 लाख से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर थे। इनका कहना है कि हम लगातार जनता की समस्याएं सोशल मीडिया पर उठा रहे थे। हमारा प्लेटफॉर्म जनता की आवाज बन गया था, लेकिन वोटिंग से ठीक एक दिन पहले घबरा कर भाजपा के दबाव में इन्हें बंद कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर सवाल किया है, हमारे पेज को ब्लॉक क्यों किया गया? बीजेपी इतनी डरी हुई क्यों है? आम आदमी पार्टी का कहना है कि पहले हमारे नेताओं को जेल भेजा गया, अब सोशल मीडिया पर भी हमारे प्रभाव को रोकने की कोशिश हो रही है। भाजपा इतनी डर गई है कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को सस्पेंड करवा रही है। यानी सिर्फ दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी को 7 सांसदों का झटका नहीं लगा है, बल्कि गुजरात के स्थानीय निकाय के चुनाव में भी भाजपा कथित रूप से तरह तरह के हथकंडे अपना रही। सत्ताधारी दल के इन्हीं हरकतों को देखकर पूरी दुनिया में भारत का लोकतंत्र बदनाम हो रहा है। कैसे बदनाम हो रहा है और बदनामी में भारत को क्या नाम मिला है उस पर आएंगे, मगर पहले सट्टा बाजार की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर दिलचस्पी बढ़ गई है और इसका कारण है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पॉली मार्केट। यहाँ लोग चुनाव पर प्रेडिक्शन ट्रेडिंग करते हैं, यानी सट्टा लगाते हैं। खबरों के अनुसार पश्चिम बंगाल को लेकर जो ट्रेडिंग हो रही है उसका शुरुआती आंकड़ा $2 मिलियन से भी ज्यादा था, यानी लगभग $20 लाख। इसके बाद जो आंकड़े आए वो लगभग डबल हो चुके थे। पहले फेज की वोटिंग के बाद करीबन $38 लाख तक पहुंच गया। यानी सट्टा बाजार के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार आएगी, इसे लेकर बेटिंग हो रही है। 22 तारीख की इस रिपोर्ट के अनुसार पॉली मार्केट में जो डेटा था उसके हिसाब से 52% लोग बीजेपी के आने की संभावना जता रहे थे, जबकि 47% लोग टीएमसी की संभावना के साथ खेल रहे थे और अन्य पार्टियों को 1% से भी कम जगह मिल रही थी। यानी बीजेपी को पहले फेज की वोटिंग से पहले यहां पर आगे बताया गया, मगर कंपटीशन तगड़ा दिखाया जा रहा था, यानी एकदम नेक टू नेक फाइट चल रही थी। वैसे पश्चिम बंगाल का यह विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के लिए बड़ा पॉलिटिकल टेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि 2011 के बाद से लगातार ममता बनर्जी वहां की सत्ता पर काबिज है और 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी अब तक बंगाल में सरकार नहीं बना पाए। यहां उन्हें सबसे बड़ी हार मिली। एक तरह बीजेपी के लिए बंगाल में सत्ता पाने का मौका दिख रहा
रहा है, दूसरी तरफ टीएमसी के लिए अपना शासन बचाने की चुनौती भी है। मगर समझने वाली बात यह है कि पहले फेज की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सट्टा बाजार जो कह रहा था, वोटिंग के दूसरे दिन वो आंकड़े पलट गए। हालांकि कंपटीशन अभी भी तगड़ा दिखाया गया है, लेकिन आंकड़े पलट गए। जो बीजेपी 52% पर थी वो 47 पर आ गई और जो टीएमसी 47 पर थी वो 54 पर चली गई। यानी पहले फेज की वोटिंग से पहले बीजेपी आगे बताई जा रही थी, लेकिन नेट टू नेट कंपटीशन था और पहले फेज की वोटिंग में जिसमें 90% से भी ज्यादा मतदान हुए, इसके बाद कहानी पलटती हुई नजर आई और टीएमसी के जीत की संभावना 47 से बढ़कर 54 पर चली गई और बीजेपी 52 से गिरकर 47 के आसपास आ गई। इसी के साथ पॉली मार्केट का पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जो टोटल बिजनेस है वो 43 लाख डॉलर से भी अधिक हो गया। यानी शुरुआत हुई लगभग 20 लाख डॉलर से, फिर मामला पहुंचा 38 लाख डॉलर तक और अब तक ये 43 लाख डॉलर से भी ज्यादा का हो गया है। पहले फेज की वोटिंग से पहले और बाद में टीएमसी 7 अंकों का बदलाव लेकर आई है, यानी टीएमसी 7 अंक ऊपर चढ़ गई है और इसका कारण बताया जा रहा है पहले फेज में ज्यादा वोटिंग। ये रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम बंगाल में उच्च मतदान प्रतिशत हमेशा से टीएमसी के पक्ष में रहा है, क्योंकि टीएमसी के पास व्यापक जमीनी संगठन है, बूथ स्तर का जो मैनेजमेंट है वो बहुत तगड़ा है और मतदाता को एकजुट करने का जो बुनियादी ढांचा है वो टीएमसी ने बहुत ही जबरदस्त बना रखा है। यही कारण है कि टीएमसी के कार्यकर्ता अपने वोटरों को घर से बूथ तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं और गड़बड़ी की आशंका कम रहती है। वैसे याद करिए, मैं लगातार यही बात दोहरा रहा था कि जो हाल भारतीय जनता पार्टी का अन्य राज्यों में है बूथ मैनेजमेंट वाला, वही हाल पश्चिम बंगाल में टीएमसी का है, जबकि भाजपा का बूथ मैनेजमेंट बंगाल में उतना मजबूत नहीं है बल्कि कमजोर है। खबरें आ रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीएमसी ने बहुत ही जबरदस्त मैनेजमेंट किया, जबकि भाजपा का हाल खस्ता हाल रहा। बहुत सारे बूथों पर कथित रूप से बीजेपी के एजेंट भाग खड़े हुए। वहीं जो फलोदी सट्टा बाजार है उसने शुरुआत में टीएमसी को 158 से 161 सीटें, भाजपा को 127 से 130 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। तो पहले चरण के बाद पॉली मार्केट यानी इंटरनेशनल मार्केट जो इशारा कर रही है वही इशारा फलोदी बाजार पहले कर चुका है, यानी दोनों मेल खा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि दूसरे चरण के मतदान के बाद ये तालमेल बना रहता है या पलट जाता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो भी आंकड़े ये दिए जा रहे हैं ये इन खबरों के अनुसार है। हमारा सट्टा बाजार से कोई लेना देना दूर तक नहीं है और न ही इस परिप्रेक्ष्य में हमारा कोई मत है। अट्टा सट्टा ये सब फालतू की चीजें होती हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की जो जमीनी रिपोर्ट है वो यही है कि जमीन पर टीएमसी मजबूत है, उसका संगठन मजबूत है। वैसे फलोदी बाजार की बात करें तो इसने बंगाल में टीएमसी को पूर्ण बहुमत का अनुमान लगाया है और यह भी बताया है कि टीएमसी बहुमत तो हासिल करेगी लेकिन अंतर बहुत कम होगा और बीजेपी अब तक के सभी चुनाव की तुलना में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेगी। यानी पिछली बार 77 सीट मिली थी, इस बार 125 के करीब मिल सकती है, लगभग 50 सीटें बढ़ सकती हैं। असम को लेकर फलोदी बाजार में एनडीए की सरकार को बनता हुआ दिखाया गया है, यानी सरकार रिपीट होने का अनुमान है। केरल में यूडीएफ को 75 प्लस जबकि एलडीएफ को 62 से 64 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तमिलनाडु में डीएमके को 140 प्लस सीटें मिलने का अनुमान ये सट्टा बाजार बता रहा है। बाकी आपको बता दें कि भारत में सट्टेबाजी गैर कानूनी है। चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस ने बार बार स्पष्ट किया है कि चुनाव परिणाम केवल मतदान और मतगणना के आधार पर निर्धारित होते हैं। फलोदी सट्टेबाजी बाजार द्वारा किए गए दावों की कोई कानूनी वैधता नहीं है और उन्हें आधिकारिक पूर्वानुमान नहीं माना जाता है। बाकी देखते जाइए, जो भी परिणाम होगा वो 4 मई को पता चल ही जाएगा। लेकिन फलोदी बाजार के पूर्वानुमान को यदि हम पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बीजेपी काफी मजबूत होती हुई दिख रही है पिछली बार की तुलना में। हालांकि सरकार बनाने से दूर रहेगी मगर टीएमसी को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा सकती है। वैसे भी जब चुनाव कोई पार्टी नहीं बल्कि भारत सरकार लड़ती हुई नजर आए, ऐसे में टीएमसी का टिक पाना ही बहुत बड़ी बात है। उनकी अपनी मजबूती है और पश्चिम बंगाल की जनता की ख्वाहिश। वरना सोचिए, एक तरफ पूरी की पूरी बीजेपी की सरकार, तमाम राज्य सरकारें, आरएसएस जैसा संगठन और भी तमाम हिंदुत्ववादी संगठन, नफरती चिंटू, केंद्र सरकार, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री, रेलवे, केंद्रीय जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, केंद्रीय सशस्त्र बल, चप्पे चप्पे पर तैनाती, चुनाव आयोग खुलेआम मनमानी करता हुआ, पक्षपात करता हुआ भाजपा के लिए और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का भी साथ मिलता हुआ। अगर इतना सारा सिस्टम एक तरफ है और दूसरी तरफ अकेले पश्चिम बंगाल की टीएमसी का मैनेजमेंट, जनता का साथ, तो किसी भी रूप में भाजपा से टकरा लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाजपाई सिस्टम की इन्हीं करतूतों ने दुनिया भर में भारतीय लोकतंत्र को अपमानित कर दिया है। आपको याद तो होगा ही, साल 2021 में स्वीडन स्थित वीडेम इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी किया। इसमें पहली बार भारत को लोकतंत्र नहीं बल्कि चुनावी तानाशाही वाला लोकतंत्र बताया गया और हाल फिलहाल में भी वीडेम की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी भारत को चुनावी तानाशाही वाला लोकतंत्र बताया गया है।
चुनावी तानाशाही का लोकतंत्र वो देश होता है जहां बहुलवादी चुनाव होते हैं। इस चुनाव में कमियां खूब सारी होती हैं, यूं कहिए कि कमी ही होती है। चुनाव सिर्फ नाम का होता है और बार बार सत्ताधारी दल ही चुनाव जीत कर आ जाता है। चुनाव सिर्फ इसलिए कराया जाता ताकि लोकतंत्र का नाम चिपका रहे। वीडेम ने रिपोर्ट में लिखा कि भारत में चुनावी निष्पक्षता बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, जिसके कारण भारत को चुनावी तानाशाही वाला लोकतंत्र कहना पड़ रहा है। आप पश्चिम बंगाल को ही ले लीजिए। चुनाव से ठीक पहले यानी एक तरफ चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ एसआईआर भी हो रहा है। सोचिए ये कितना भयंकर संकट है। खुले रूप से डकैती है। भारतीय लोकतंत्र की वोटिंग हो रही है और अभी भी 27 लाख से ज्यादा लोगों का मामला पेंडिंग है। उन्हें मालूम ही नहीं कि वोट डाल पाएंगे कि नहीं। अब इन 27 लाख में से बहुतों का तो चुनाव भी निकल गया, अगला फेज बाकी है। देखिए कि उसमें कितने लोग वोट डाल पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले फेज की वोटिंग से 2 दिन पहले जिन लोगों का नाम क्लियर हो जाएगा वो वोट डाल सकते हैं और 27 लाख में से 139 नाम पर फैसला हुआ। अब आप कल्पना करिए कि ये चुनावी तानाशाही नहीं तो क्या है। दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा षड्यंत्र कहीं नहीं हुआ होगा जो भारतीय लोकतंत्र में हो रहा है। यहाँ तक कि जो लोग चुनावी ड्यूटी में चुनाव करवा रहे हैं उनका नाम भी काट दिया गया है। और वो लोग जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि माइलॉर्ड देखिए क्या हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप निकल जाइए, निचली अदालतों में जाइए, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हर चीज़ को एंटरटेन करते रहें। ये सुप्रीम कोर्ट का हाल है। अब आप कल्पना करिए कि किस हद की तानाशाही व्यवस्था लागू हो चुकी है। सभी राज्यों को छोड़कर अकेले पश्चिम बंगाल में तार्किक विसंगति वाला फार्मूला लगाया गया जो कि पूरी तरह से अतार्किक नजर आता है। चुनाव आयुक्त यानी चुनाव आयोग के तमाम अधिकारियों की नियुक्ति मोदी सरकार यानी मोदी साहब अपनी मर्जी से करते हैं और अपने लोगों को वहां बिठा रखा है। भाजपा के नेता चाहे जितना आचार संहिता का खुला उल्लंघन करते रहे, प्रधानमंत्री चाहे चुनाव में सरकारी मशीनरी का जितना दुरुपयोग करें, चुनाव आयोग को नजर नहीं आता। बताने के बाद भी आंख मूंद लेता है या फिर डर के थर्रा जाता है, कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक छोटे से बयान पर भी, जिस पर उन्होंने सफाई भी दे दिया था, उस पर नोटिस जारी कर दिया जाता है। यानी खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है मगर चौतरफा खामोशी है। जनता भी इन चीजों की आदी हो चुकी है। अब इन सब के बीच अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीत जाती है अपने जमीनी मैनेजमेंट के जरिए, अपने बूथ मैनेजमेंट के जरिए, तो फिर निश्चित तौर पर यह अपने आप में ऐतिहासिक होगा और उस पूरी व्यवस्था के लिए शर्मनाक होगा जिसने चक्रव्यूह बनाकर पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र को लूटने का प्रयास किया। इसी के साथ भारतीय लोकतंत्र किस तरफ जाएगा, कहीं ना कहीं इसका भविष्य भी तय होगा, क्योंकि अब तक तो भारतीय लोकतंत्र चुनावी तानाशाही की तरफ बढ़ा हुआ बताया जा रहा है और इसके तमाम प्रमाण है। आप तमाम संवैधानिक संस्थाओं को देख लीजिए, बाकियों को छोड़िए, चुनाव आयोग को ही देख लीजिए। ज्ञानेश कुमार की हरकतें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भारतीय लोकतंत्र किस तरफ जा चुका है। गोदी मीडिया जो कर रहा है वो भी आपके सामने है। मणिपुर पिछले 3 साल से चल रहा है, आज तक वहां उतनी फोर्स नहीं लगाई गई जितनी पश्चिम बंगाल की सड़कों पर चुनाव में दौड़ा दी गई है। ये सब किस बात की तरफ इशारा करते हैं, आप खुद ही सोचकर देख लीजिए। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं इन सारे आरोपों पर ठप्पा लगाता है। तमाम याचिकाकर्ता ये सवाल लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे कि एसआईआर वैध है या अवैध, इस पर फैसला करिए, मगर लगभग 10 महीने हो रहे, आज तक सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला नहीं कर सका, ना तो बिहार के मामले में, ना पश्चिम बंगाल के मामले में, और प्रक्रिया पर ही ध्यान देने लगा। ये करिए, वो करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी बातें चुनाव आयोग ने माना ही नहीं, या तो स्पष्ट रूप से मना कर दिया या फिर मानने की नौटंकी भर किया। और तो और कहां तो लोग एसआईआर रुकवाने गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही जुडिशरी के लोगों को यानी जजों को ड्यूटी पे लगा के एसआईआर करवाना शुरू कर दिया, वो भी पूरा करवा नहीं पाया। तो ये पूरी व्यवस्था क्या कह रही है। और इन सब के बीच अगर टीएमसी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जीत जाती हैं तो ये निश्चित ही इतिहास रचने जैसा होगा। साल 2011 में जब पहली बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी थी पश्चिम बंगाल में, ये उससे भी बड़ा ऐतिहासिक पल होगा, न सिर्फ टीएमसी के लिए बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए। क्योंकि साल 2011 में टीएमसी को, ममता बनर्जी को एक राजनीतिक दल से लड़ना था, लेफ्ट के खिलाफ लड़ना था। इस बार एक राजनीतिक दल से नहीं बल्कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से भी लड़ना है, उसकी पूरी व्यवस्था से लड़ना है। राजनीतिक दल तो छोटी सी चीज है और सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ पाना अमृतकाल में कितना कठिन है ये तो आपको पता ही है। उधर आम आदमी पार्टी को लेकर एक चर्चा ये भी हो रही है कि केजरीवाल के साथ समस्या ये है कि जिसको राज्यसभा का सदस्य ना बनाओ वो भी पार्टी छोड़ के चला जाता है और जिसको बना दो वो भी छोड़ के चला जाता है। यानी विपक्षी दलों के लिए बहुत सारा संकट है। पहले तो उनका चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो गया है और उसके बाद जीत भी जाए तो विधायकों और सांसदों का टिकना बहुत मुश्किल हो गया है। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है विचारधारा का न होना, टिकटों का बेचना खरीदना, क्योंकि बिकाऊ आदमी कहीं भी कभी भी बिक सकता है। जो पैसे देकर टिकट खरीदेगा, सीट खरीदेगा, यानी जो खरीदने वाला है वो बिकने वाला भी होता है। तो जब राजनीतिक पद पैसे पे बिकेंगे तो फिर ये पद खरीदे भी जा सकते हैं। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय।